हमने तूफान देखे हैं और रहना इसी जगह, मरना इसी जगह, जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। अगर हम लोग इतना खिलाफ थे कि वो तरक्की ना करे तो आंकड़े कहाँ से आए? फारूक अब्दुल्ला साहब, आप पर यह आरोप लगता है कि आप लोग कश्मीर की तरक्की नहीं चाहते। तमाम भी कॉमन सवाल पूछ रहा हूं मैं समझता हूं कि आगे लोग पूछे वो खड़े हो गए, मुकाबला किया कबालियों का, पाकिस्तान की फौज का। क्यों? इसलिए कि आज हम पे शक की नजर देखा जाए, कश्मीरियों को शक की निगाह से देखा जाता है हर वक्त। कौन जिम्मेदार है? क्या फारूक अब्दुल्ला जिम्मेदार है? अब कमरू में मीटिंग नहीं होगी, उसी का 19 तारीख को उसी का फैसला होगा। नमस्कार, द रेड माइक में आपका स्वागत है। हमने कहा था तमाम आवाज़ें आप तक पहुंचाते रहेंगे। एक बहुत महत्वपूर्ण आवाज़ हमारे साथ है इस वक्त, उनका नाम फारूक अब्दुल्ला है। देश के सबसे सीनियर पॉलिटिशियंस में से एक हैं। कई बार जम्मू एंड कश्मीर के मुख्यमंत्री रहे हैं, सांसद हैं एनसी के श्रीनगर से। सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। चलिए, पहले तो चूंकि हम लोग को 370 और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पे बात करनी थी, लेकिन अभी आज पार्लियामेंट में जो हुआ है उसको लेकर आप क्या कहेंगे? पहला रिएक्शन क्या है आपका? देखिए, ये अफसोसनाक चीज़ है। पार्लियामेंट के मेंबर ने पास दिया है, ये लोग आए, बैठे, और जब पार्लियामेंट चल रही थी इन्होंने गैलरी से छलांग मार दी। इनके बूटों में गैस थी, इन्हें वो गैस छोड़ दी। मगर एक बहुत अच्छी बात ये हुई कि अंदर जो पार्लियामेंट्री स्टाफ था उन्होंने और मेंबर पार्लियामेंट्स ने इन पर फ़ौरन इनको घेर लिया। ये बहुत बड़ी बात है। मगर ये क्यों हुआ, क्या वजह थी, अब उसकी तहकीकात जो है स्पीकर साहब और उनकी जो एजेंसीज हैं वो कर रही हैं। गनीमत रही कि वो जहरीली गैस नहीं थी। हाँ, ये बहुत अच्छा हुआ क्योंकि उसी वक्त उन्होंने पार्लियामेंट को बंद कर दिया और सब लोगों को बुलाया, जो DRDO वगैरह सब के, उन्होंने इस गैस को टेस्ट किया और ये देखा ये जहरीली गैस नहीं। ठीक, मगर आगे हो सकता है, इसलिए इसका ख्याल इनको रखना पड़ेगा। ठीक है। कमिंग बैक टू सुप्रीम कोर्ट जजमेंट सर, आप 6 महीने लगभग आप भी हाउस अरेस्ट थे प्रिवेंशन सेफ्टी एक्ट के अंतर्गत। अब 370 पर वापस आप कोर्ट नहीं जा सकते। अब केंद्र सरकार कह रही है कि उनके निर्णय पर कोर्ट ने भी ठप्पा लगा दिया है। उस पर आपका रिएक्शन क्या है? देखिए, इसी कोर्ट ने संपत प्रकाश के मामले में कई साल पहले 3 सुप्रीम कोर्ट जजेस ने जजमेंट दी थी कि ये परमानेंट है, इसको हटाया नहीं जा सकता। आज 5 जजेस की अंडर द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उन्हें दूसरा निर्णय लिया है। क्या पता आगे क्या होगा, वो चीज़ बंद नहीं होती, आगे फिर भी देखा जाएगा। मगर हमारी जद्दोजहद बंद नहीं होगी। जद्दोजहद आपस में हम लोग ये करते रहेंगे, इसकी बात करते रहेंगे, ये बंद नहीं होगा। कैसे करेंगे? प्रोटेस्ट तो अलाउड नहीं है कश्मीर में। अरे साहब, कब तक दबाएंगे? हम लोग भी तो इस भारत के हिस्सा है। अंदर जो आग फैल रही है, कब तक उस आग को दबाएंगे? और इससे तो और भी मुसीबत आ गई। और जो वहाँ फेसिफरस टेंडेंसीज हैं वो तो और भी इससे आगे बढ़ जाए। संदेश ये दिया जा रहा है और तमाम सरकार के प्रचार हो, विज्ञापन हो, या मेन स्ट्रीम या टीवी न्यूज़ इंडस्ट्री जो है आजकल की, वो खबरें दिखाती है कि वहाँ सब कुछ अच्छा हो गया है, पहले तो टूरिज़्म अच्छा है, लोग खुश हैं, लाल चौक पर 26 जनवरी 15 अगस्त पर झंडा फहराया जाता है, पहले ऐसा नहीं होता है था। तमाम तरीके की चीज़ें व्हाट्सएप पर वायरल रहती हैं कि 370 हटाने के बाद पूरा कश्मीर बदल गया, कश्मीरी खुश हैं। इन्हें तो कहना है, सरकार और क्या प्रोपेगेंडा कर सकती है? अगर सचमुच खुश हैं तो मुझे ये बताइए, जब इनने, आपको याद होगा, एम्बेसडर्स आए, उनको होटल में रखा, होटल से उनको सिर्फ जो आगे झील है G20 उसमें बोट में घुमाया जी। न दाएं ले सके ना बाएं ले सके, कहीं नहीं ले सके, न किसी से मिलने की इजाज़त दी। फिर G20 हुआ, उसमें जो लोग आए उसके लिए गुलमर्ग तैयार किया गया,
उसके लिए दाचीगाम जो हार्डली 12 किलोमीटर वहाँ से होटल से है, वहाँ नहीं ले गए। अगर सचमुच स्थिति सही है, क्यों नहीं ले गए? बताइए, वजह क्या है? फिर तो स्थिति बहुत अच्छी होगी। फारूक अब्दुल्ला साहब, आप पर यह आरोप लगता है कि आप लोग कश्मीर की तरक्की नहीं चाहते। तमाम भी कॉमन सवाल पूछ रहा हूं मैं समझता हूं कि आगे पूछिए। फारूक अब्दुल्ला साहब अपनी राजनीति के लिए कश्मीर को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते हैं, कश्मीरियों को बरगलाते हैं। उमर अब्दुल्ला साहब नहीं चाहते हैं कि कश्मीर आगे बढ़ जाए, कश्मीरी लोग पढ़ें लिखें, वहाँ इंडस्ट्री लगे, कश्मीरी पंडितों को वापस नहीं चाहते हैं, कश्मीरी पंडितों के आप दुश्मन हैं। ये तमाम तरीके की चीज़ें व्हाट्सएप पर प्रचार होती हैं पूरे रोज भारत होती में। है। सुनिए आप, हाँ, मैं सिर्फ इतना कहूँगा, आपको अगर याद होगा, राज्यसभा में कांग्रेस के जो वहाँ पे लीडर थे, गुलाम नबी आज़ाद, उन्होंने कंपेयर किया 2 स्टेट्स को, एक जम्मू कश्मीर को और एक गुजरात को। तब 370 था। उन्होंने आंकड़े दिखाए जिसमें कश्मीर गुजरात से बहुत आगे है हर सेक्टर में। वो कैसे हुआ? अगर हम लोग इतना खिलाफ थे कि वो तरक्की ना करे, तो आंकड़े कहाँ से आए? ये लोग वो आंकड़े नहीं दिखाते कि साहब ये इनके दुश्मन है, उनका। किसके दुश्मन है? ये कहते हैं हमने बहुत इंडस्ट्री लाई। क्या इंडस्ट्री आई है इन 4 साल में? एक यूएई का ईमार का वहाँ पे बनने वाला है मॉल। वो क्या इंडस्ट्री? मॉल तो कई है वहाँ। तो क्या है? सिनेमा हॉल खुल गए श्रीनगर में, फिल्में चल रही हैं। एक सिनेमा खुला है ना, और भी खुलेंगे। हम तो कभी सिनेमाओं के खिलाफ नहीं थे, मगर जो सिनेमाओं के खिलाफ थे वो तो खत्म हो गए। हम तो कभी नहीं कहते कि सिनेमा नहीं हो। वो तो लकीली आपके टेलीविजन में आज सब कुछ दिखता है। फिल्में दिखती हैं, बाहर की फिल्में दिखती हैं, यहाँ की फिल्में दिखती हैं, ड्रामा दिखते हैं। तो किसी ने उसको रोका तो है नहीं। हमने कब रोका इसको? कश्मीरी पंडितों को लेकर के फारूक साहब, जब आप मुख्यमंत्री थे, फिर उमर साहब भी मुख्यमंत्री अब मैं अपने आप का सुनाऊं। हाँ, बताइए। जब ये हुआ, 50 गाड़ियां हमने तैयार रखी पंडितों को वापस लाने के लिए। यहाँ पे गुजराल साहब प्रधानमंत्री थे। जब कांड हुआ वहाँ गांधरबल में, हमने बंद कर दिया। हमने कहा जब उनको हम हिफाजत नहीं दे सकते, बाकियों को लाएंगे क्या? उनको भी मरवाएंगे? हमारे हाथों पे खून नहीं चाहिए। तो हमने वो नहीं आगे चला। नाकामी थी आपकी? हर एक की नाकामी। आजकल इन हुकूमत की कौन सी नाकामी नहीं है? मनमोहन सिंह जी ने उमर के वक्त में 3000 नौकरियां दी कश्मीरी पंडितों को, उन्हें वादी में लगाया। आज वो कहाँ हैं? इनके दौर में वो जम्मू में बैठे हुए हैं। क्यों जम्मू में बैठे? उनसे पूछिए। क्योंकि वो अपने आप को सुरक्षा नहीं देखते वहाँ पे। इतनी फौज होके, इतनी सीआरपीएफ, इतनी इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, इतना सीआरपीएफ होकर, जो मेरे वक्त में नहीं थी। जब इतना होके भी वो अपने आप को महफूज नहीं समझते हैं, तो क्या उसके लिए फारूक अब्दुल्ला जिम्मेदार है? ये क्यों नहीं वो बोलते? ये तो हमारे ऊपर उंगलियां उठा रहे हैं, मगर अपनी तरफ भी तो देखें। किस कश्मीरी पंडित को लाए हैं 4 साल में? जो थे उनको भी भागना पड़ा। फारूक साहब, चाहते क्या हैं आप लोग? हम चाहते हैं कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए। इंसाफ क्या? पहले बताइए मुझे, क्या हम इस मुल्क का हिस्सा नहीं है? बिल्कुल है। बताइए, क्या ज़रूरत थी इनको यूनियन टेरिटरी बनाना? क्या आज तक आपने सुना है हमारी हिस्ट्री में, जब से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, कि स्टेट यूनियन टेरिटरी बने? बल्कि यूनियन टेरिटरी स्टेट बनती हैं। बिल्कुल। हमारे साथ ये नाइंसाफ़ी नहीं है, जिसे कहते हैं मुकुट है, ताज है हिंदुस्तान का। उसके साथ इंसाफ हुआ जब हमारे को यूटी बनाया। बताइए। एक दूसरा, क्या वजह है हमारी स्टेटहुड रिटर्न नहीं कर रहे हैं? क्या वजह है वहाँ पे इलेक्शन 14 में हुआ है, 2014 में, आज तक क्यों नहीं हो रहा है? अब तो कोर्ट ने ये हमारा गिला है। अब तो कोर्ट ने कह दिया सितंबर तक होगा इलेक्शन। मगर क्यों सितंबर तक? जब ये खुद कहते हैं कि वहाँ स्थिति ठीक है, जब ये खुद कहते हैं कि वहाँ पे आपके
जो गवर्नर हैं वो कहते हैं वहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर यहाँ सब ठीक है, हमारे होम मिनिस्टर कहते हैं वहाँ ठीक है, इलेक्शन कमीशन कहता है वहाँ ठीक है, और ख़ुद इलेक्शन कमीशन जब हम उनके पास गए उन्होंने कहा वहाँ एक वॉइड है, इस वॉइड को फिल करने के लिए इलेक्शन करना पड़ेगा। वहाँ तो डिलिमिटेशन भी हुआ, परिसीमा सब से कुछ कहते हो हैं। गया, डिलिमिटेशन हो गया, उसके साथ साथ वोटर लिस्ट तैयार हो गई। हम्म। यानी अभी इलेक्शन होने वाले थे पंचायत के और म्यूनसिपल कमेटीज़ के, 5 दिन के बाद वो ऑर्डर वापस लिया गया। क्यों? ये करगिल में इलेक्शन कर सकते हैं, यहाँ क्यों नहीं कर सकते? फारूक साहब, इंसाफ कैसे मिलेगा आपको? इंसाफ हमें लोगों से चाहिए, तो ये बात समझने लगे। मध्य प्रदेश में इलेक्शन हो सकता है, राजस्थान में इलेक्शन हो सकता है, छत्तीसगढ़ में इलेक्शन हो सकता है। फारूक साहब, एक वाकया याद आया अभी। एक लड़का, शहरयार नाम है उसका, जर्नलिस्ट है कश्मीर का, मेरे साथ एक डेलीगेशन में इराक गया, उससे बात हो रही थी। उसने बोला कि सौरभ साहब, कश्मीर इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट है, कश्मीर में हालात तो वैसे ही, हम लोगों के लिए प्रोटेस्ट तो कर नहीं सकते, हम लोग गुनहगार हो जाएंगे। दिल्ली आ जाओ, दिल्ली में हमें मोहब्बत नहीं मिलती, कमरे किराए पे नहीं मिलते। सही बात। तो ये जो नफरत, ये जो ये जो नफरत कश्मीरियों के की दिल है, में, क्या ये बाकी नफरत के भारत पैदा के लोगों की की गई है। ये मुसलमानों और हिंदुओं में जो नफरत पैदा करने वाले हैं उनसे पूछिए, आज कितना डिवाइड कर रहे हैं। क्या कसूर है मुसलमानों का? क्या वो 20-22 करोड़ यहाँ के बाशिंदे नहीं हैं? ये तो सेक्युलर कंट्री है, इसका आइन सेक्युलर है, कई लोगों और का सबके लिए बराबर है, हिंदू के लिए, मुसलमान के लिए, सिख, ईसाई, जो भी यहाँ के लोग हैं उनके लिए बराबर है। कश्मीरियों को शक की निगाह से देखा जाता है हर वक्त। कौन जिम्मेदार है? क्या फारूक अब्दुल्ला जिम्मेदार है? मैं जब वज़ीर आज़म के पास मिलने आया था, जब डेलीगेशन आया था आज से कुछ साल पहले, इन्हें बुलाया था हम सबको, मैं उसी वक्त रिकवर कर रहा था इससे, जो कोविड से बहुत सख्त कोविड हुआ था, तब भी मैं आया। मैंने साफ उस वक्त कहा, तब होम मिनिस्टर भी बैठे थे, प्रधानमंत्री भी बैठे थे, हमारे गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर भी बैठे थे। मैंने कहा हुजूर, आपको हमारे पे भरोसा नहीं है, हमें आप पे भरोसा नहीं है, उस भरोसे को पैदा करने की ज़रूरत है। उन्होंने खुद अपनी तकरीर में एंड में कहा कि हाँ, दिल्ली की दूरी और दिल की दूरी को हमें ठीक करना पड़ेगा। कैसे ठीक होगी सर? कैसे होगा? हो ही नहीं रहा है। इलेक्शन करिए, लोगों में वो जब कश्मीर इत्तेहाद पैदा कीजिए। आप बताइए, और हमें काफ़ी लोग देख रहे हैं, कम वक्त में हमने रेड माइक शुरू किया है और लाइक माइंडेड लोग हैं, ये मोहब्बत कब पैदा होगी कश्मीरियों के लिए, जो बाकी जो भारतीय हैं उनके दिलों में, और कैसे पैदा होगी? आप बताइए लोगों को। जब इन लोगों के अंदर ये शक की बीमारी ख़त्म हो जाएगी। अगर हमने पाकिस्तान जाना होता, कोई हमें 47 में रोक नहीं सकता था, हम मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट थी। क्या हुआ कि हमने पाकिस्तान को ठुकराया और भारत में आए? क्यों? क्योंकि यहाँ महात्मा गांधी था, नेहरू था, वो ख्याल था, वो विचार था कि हम सबका भारत है। मौलाना आज़ाद थे, जिन्हें मुसलमानों को रोका कि नहीं, ये तुम्हारा घर है, तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारे सारे अजदा यहाँ पे दफन है, कहाँ जाओगे? तब रुके, वो दबाव वहाँ को नहीं गया। उस वक्त मर्द मुजाहिद था शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, वो खड़े हो गए, मुकाबला किया कबालियों का, पाकिस्तान की फ़ौज का। क्यों? इसलिए कि आज हम पे शक की नज़र देखा जाए, कि हमें ये समझा जाए कि हम दुश्मन हैं क्योंकि हम मुसलमान हैं। मुसलमान धोखा देना नहीं जानता, ये बात याद रखिए। लोग कहते हैं नहीं, कश्मीर में ये सब, मुसलमान का ईमान है कि जब किसी जगह खड़ा हो गया वहीं पे खड़ा होगा। मैं वही सवाल पूछ रहा हूँ आम जनता वाले, मैं इंटेलेक्चुअल सवाल नहीं पूछूंगा। मैं चाहता हूँ कि फारूक अब्दुल्ला को आम आदमी सुने। मैं साफ कह रहा हूँ। हाँ बिल्कुल। ये क्या कश्मीरी देशभक्त नहीं होते? लोग कहते हैं कश्मीरी देशभक्त नहीं। एक साहब हमें मिले, बताता हूँ बड़े दिलचस्प किस्सा वाकया। साहब बोले कि हम कश्मीर गए घूमने के लिए, ड्राइवर ने हमसे बोला, तो हम लोगों ने सब कुछ ठीक है, बोले कहाँ से? आप इंडिया से आए हैं? कश्मीरी ने उनसे पूछा, तो कहते हैं वो अपने आप को इंडियन नहीं मानते। कश्मीर में लोग अपने आप को इंडियन नहीं मानते। जब हिंदुस्तान एक था तो कश्मीरी से पूछा जाता था कहाँ जा रहे हो, वो कहता था मैं पंजाब जा रहा हूँ,
मैं वहाँ जा रहा हूँ, ये पुराने ज़माने से चल रहा है, हम्म, ये कोई नई बात नहीं है। ये कहना कि आप हिंदुस्तानी हैं, क्या इसमें क्या है? आप हिंदुस्तान से आए हैं। हाँ, क्या है इसमें कि हम लोग अगर हम पाकिस्तान के होते तो हम गए होते, किसने रोका? या जब अमरनाथ यात्रा होती, हम्म, कौन अमरनाथ यात्रा को कामयाब करता है? कश्मीरी, वही कश्मीरी बिल्कुल। जो सामान अपने मजदूर। कंधे पे उठाता है, इनको कंधे पे उठाता है, इनके साथ पकड़ के इनको भगवान के दर्शन करने ले जाता है? बल्कि एक दफ़ा आया जबकि इतनी ज़बरदस्त बारिश पड़ी कि आधे यात्री यहाँ से जा रहे थे, आधे आ रहे थे, पता नहीं कितने मर जाते। याद है, कश्मीरियों ने अपने घर खोल दिए, बिल्कुल। उनको अपने कपड़े दिए, उनके कपड़े सुखाए, उनको घर में खाना दिया कि वो बच सके। अगर हम हिंदुस्तानी नहीं होते और हम में ये नीति नहीं होती तो हम कहते मरने दो, हमारा क्या जाता है? हम में कभी ये नहीं हुआ। आज भी जब यहाँ से कोई जाता है उसकी मेहमान नवाजी जितना कश्मीरी करता है, मैं नहीं समझता हिंदुस्तान में कहीं करते। फारूक साहब, हम आपके घर आए तो मेरे साथ 2 बच्चे हैं, उन्होंने कहा कि फारूक साहब के घर पे मंदिर है? तो उनको बड़ा अचरज हुआ। वो ज़रा मंदिर दिखाएं शायद। ये मंदिर ओम साई राम फारूक साहब के घर पे मंदिर है। तो ये जब मैं यहाँ आया ये मंदिर यहाँ था, तो इन्होंने कहा साहब ये मंदिर हटाए, मैंने कहा बिल्कुल नहीं हटा सकते, ये भगवान का घर है, इसको हटाने की ज़रूरत नहीं है। बल्कि इसमें जब मूर्तियाँ कम थी मैंने वो मूर्तियाँ मंगाई जयपुर से, वो मूर्तियाँ इसमें रखी कि आप पूजा करो। इनका रास्ता ये है, तो क्या इसमें खराबी है? हर एक का मजहब अपना अपना है, मगर हम तो भारतीय हैं। मजहब हमें डिवाइड नहीं करता, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा, ये है। कभी हम में ये नहीं आया, मुझ में कभी नहीं आया ये मंदिर क्यों जाता है। आगे चुनाव है लोकसभा के हैं? अभी 3 राज्यों में कांग्रेस को बड़ी तगड़ी शिकस्त मिली है, खासकर हिंदी हार्टलैंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में बड़े स्टेट्स हैं। इंडिया अलायंस में वो एकता नज़र नहीं आती है। आप इंडिया अलायंस की मीटिंग में गए थे फारूक साहब, मुझे पता है कि आप यूपी के भी एक बड़ी पॉलिटिशियन से बात करी आपने, मायावती जी से। मैं बोल देता हूँ क्योंकि आप ऐसे कैंडिडेट बातें करते हैं, मैं यूपी का हूँ और कवर भी करता हूँ उसकी पॉलिटिक्स से। आपको लगता है कि इंडिया अलायंस का भविष्य है 2024 में? प्रधानमंत्री मोदी को अल्टरनेटिव देखते हैं इंडिया में, इंडिया अलायंस में? बताऊँ, ये कहना कि इसका कुछ है, इंडियन अलायंस है, इंडिया है, ये मेरे ख्याल से इस धक्के से और मजबूत होगी। हम और कोशिश करेंगे कि जो हम में दरारें हैं उनको ठीक करें। ये भी देखें जो मशीन है, हमें मशीन का ख़तरा है, कई जगह मशीनों ने भी काम किया है। बल्कि मैं आपसे कहूँ, मुझे एक साहब मिले, उन्होंने कहा साहब मेरे गांव में 40 वोट है, वहाँ का असेंबली का मेंबर खड़ा होता। उन्होंने कहा कमाल देखिए कि मेरे गांव से मेरा वोट उसमें नहीं है। उस मशीन से जब वोट निकाले गए तो मैंने जो वोट दिया था वो कहीं नहीं है, 1 वोट कांग्रेस का है, 39 वोट जो है वो बीजेपी का है। ये कैसे होगा? इस पर हमें चिंता है। हम चाहते हैं ये मशीन रहे, मगर इस मशीन को और ठीक किया जाए जिससे कि चोरी ना हो। आप और शरद पवार सीनियर मोस्ट पॉलिटिशियन हैं जी अलायंस के, सबको एक रखना बहुत बड़ी चुनौती है आपके लिए। नीतीश साहब हैं उधर, ममता बनर्जी अलग बोलती हैं, अखिलेश यादव कुछ कह देते हैं, उधर शरद पवार जी हैं पर अजीत पवार बीजेपी में चले गए हैं, अलायंस कर लिया उन्होंने, वहाँ उप मुख्यमंत्री हैं। इतनी खिचड़ी है फारूक साहब, कैसे सबको साथ लाके क्या संदेश इंडिया? देखिए मैं आपको सुनाऊं, खिचड़ी में से ही कुछ निकलेगा, ये मत समझिए कि ये नहीं निकलेगा, ये बात याद रखिएगा। आज तो डिवाइड है साउथ और नॉर्थ का, देख लीजिए, लाइन डाल दीजिए, वो टोटली इनके खिलाफ। देखते हैं आप, 5 रियासतें हैं इनके पास जिनसे समझते हैं कि ये अपने जीत लेंगे। ये अब हम लोगों का काम है कि हम कैसे लोगों तक अपनी मैसेज पहुंचा सकें, यही शुरू करना है।
इन्हीं महीनों में कि हम लोगों के पास जाए। अब कमरों में मीटिंग नहीं होगी, उसी का 19 तारीख को उसी का फैसला होगा। सीट शेयरिंग कैसे करें वो ज़रूरी है। जहाँ मेरे पास नहीं है, मैं नहीं जीता, वहाँ क्यों मैं सीट लूँ? कश्मीर में आपकी कांग्रेस की अलायंस होगी? ये मैं नहीं कह सकता, ये वक्त बताएगा। अभी देखने आपने करगिल में हमने अलायंस की और क्या जीत हुई कि 22 हमारे आए और जीत के कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस। अच्छा अलायंस आपके साथ। सर आखिरी सवाल आपसे, आपने वक्त दिया है, अब आगे की आपकी रणनीति कश्मीर में क्या होगी? अब सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल तो आप लोगों को एक सेटबैक दिया है और सेटबैक मिला है, अब आगे क्या होगा नहीं पता, लेकिन अब आप कह रहे हैं आपके साथ नाइंसाफी हुई है, इसको लेकर के आप क्या करने वाले आगे? अब ऑप्शन क्या है सितारों आपके से पास? आगे जहाँ और भी हैं, अभी हमारे इम्तिहान और भी हैं। हम इम्तिहानों से गुजरे हैं, आगे भी इम्तिहानों से गुजरेंगे। हम पसमानदा नहीं हुए, हम दबे नहीं, बल्कि हम में और एक जुर्रत आई, हिम्मत आई, कदम आगे बढ़ाना है, चलना है। जब अंग्रेज यहाँ 2200 साल राज कर सकते हैं, क्या उस वक्त लोग नहीं दब गए? उस वक्त वो लोग नहीं थे जो आज राज कर रहे हैं, जिन्होंने इसमें हिस्सा नहीं लिया? संघ ने हिस्सा नहीं लिया भारत की आज़ादी में? ये तो हिस्ट्री है। बाकियों ने लिया, जलियांवाला बाग भर गया। आप अंडमान जाइए, काला पानी में हमारे शहीद हुए, कहाँ नहीं हुए? अंग्रेज़ों की लाठी में। मगर क्या हम लोगों ने वो लड़ाई छोड़ दी? हम भी लड़ाई नहीं छोड़ेंगे, हम भी लड़ाई नहीं छोड़ेंगे। हमारी लड़ाई अपनी सरकार से, वो लड़ाई चलती रहेगी, मगर गांधीयन वे से चलेगी। गांधीयन वे हम से। लोग पत्थर, बम, लाठियाँ नहीं चलाने वाले हैं। हम गांधीयन वे से करेंगे, अपनी बात रखेंगे, रखते जाएंगे, और एक दिन आएगा जब उसको बात कोई समझेगी और लोगों से इंसाफ करेंगे। मैं सिर्फ आपके इस चैनल से लोगों से ये कहूँगा, नफ़रत के रास्ते को छोड़िए, इंसानियत के रास्ते को पकड़िए, और ये जानिए कि कश्मीरी इतना ही हिंदुस्तानी है जितना आप हैं। कोई फ़र्क नहीं है, उस फ़र्क को निकालिए दिल से। हमने तूफ़ान देखे हैं, और रहना इसी जगह है, मरना इसी जगह है। जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। फारूक साहब से बात करके हमेशा अच्छा लगता है, और हमेशा ये ऐसे कैंडिडेट होकर बात करते हैं, और आगे भी बात करते रहेंगे। इलेक्शंस होंगे कश्मीर में, आगे इंडिया अलायंस है, सर उसके एक महत्वपूर्ण चेहरे हैं, काफ़ी जिम्मेदारी इनके कंधों पर, लगातार इनसे बात होती रहेगी। तो रेड माइक पर सर वक्त दिया आपने, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, शुक्रिया आपका।